द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। 1 महीने से ज्यादा हो गया जहां 14,500 करोड़ रुपए की पेमेंट किसान को 72 घंटे के अंदर अंदर मिलनी चाहिए थी फसल की। आज सरसों जिस किसान से लिए उससे भी खरीद के पैसे उसको दिए नहीं गए। गेहूं का किसान जो है आज चिंता करता है इस बात की कि मुझे शायद लगता है कि अब की बार मेरी फसल की मुझे पेमेंट मिलनी है। सरकार दावे तो चना खरीदने के लिए करती थी, चने की मंडियां भी बनाई गई, लेकिन एक चने का दाना आज तक सरकार ने किसी मंडी में किसान का नहीं खरीदा। कल मुझे इस बात की जानकारी दी गई, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो राजस्थान के साथ लगती हुई है और चने की बहुत बड़ी खेती करने वाले लोग हैं। वहां 4 मंडियां बनाई गई चने की। किसान मंडियों में अपना चना लेकर के गया, सारा दिन ट्राली लेकर के वहां खड़ा था और उसका चना खरीदने की बजाय उसको ये कह दिया कि तो अपनी ट्रालियां वापिस ले जा, सरकार का आदेश पता नहीं कब आएगा, फिर देखेंगे। फिर मंडियों की स्थापना क्यों की गई? क्यों उस किसान को मैसेज भेजा गया कि तुम चना लेकर के आओ? आज ऐसी हालत है, किसान अपने आप को सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। दावे बड़े किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत में तो आज तक किसान के खाते में 1/3 पैसा भी नहीं गया। बड़ी हैरानी की बात है, सरकार ने आज के लिए नया अपना स्पोक्समैन पकड़ रखा। तो कहता तो ये कि हम चौधरी देवलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएं। तो किसान हितैषी होने की बात करते हैं, लेकिन हालत विचारों की ऐसी है कि किसान खेत में किस चीज की पैदावार करता है, कैसे उसकी फसल बिकती है, कैसे उसको तैयार करता है, उसका भी ज्ञान नहीं। लगातार कुछ दिन से डाल में देख रहा था, कह रहे थे कि मेरे पास एक निर्मल सिंह नाम के किसान का मैसेज आया कि उसकी फसल खरीद ली गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस निर्मल सिंह को जानते हो क्या? क्या इस प्रदेश में एक ही निर्मल सिंह है किसान जो है? बाकी तो मुझे लगता है कोई खेती करने वाला है नहीं। आप में से किसी साथी को उस निर्मल सिंह की जानकारी है कि नहीं है? आपने पता करना चाहिए था, ये आपसे चूक हो गई। आपने तो नहीं पता किया, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के थोड़ी सी ये थी कि इस निर्मल सिंह का पता तो करे, कौन है, कहां से आ गया जो अकेला ही खेती करने वाला इस प्रदेश में। ये निर्मल सिंह कोई और नहीं है, ये दुष्यंत का पीएसओ है। वो स्वयं एक निर्मल सिंह के किसी दूसरे किसान का नाम भी नहीं जानता, इसलिए बारी बारी एक ही नाम रिपीट करता है, निर्मल सिंह। सरकार क्योंकि अच्छी तरह से इस बात को समझती है कि तुम फंस करके खड़े हो जाओ, इसलिए ऐसे लोगों को टीवी के सामने खड़ा कर देते हैं जिनको किसी बात की जानकारी नहीं, जिनको कागज अधिकारी लिख करके देते हैं, वो पढ़ करके बोलना शुरू कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से आज एक बात कहने आया हूं सरकार, अगर 1 तारीख तक किसान की एक रुपए किसान के खाते में नहीं गई, तो 2 तारीख को सरकार के खिलाफ किसान का पैसा उसको मिले, इसके लिए धरने पे बैठ गए। और
अकेला नहीं बैठूंगा, हजारों किसानों को अपने साथ लेकर के धरने पे बैठ करके सरकार को इस बात के लिए मजबूर करूंगा कि किसान का पैसा एक एक पाई उसके खाते में आए। होना तो ये चाहिए कि जिस किसान की पेमेंट 72 घंटे के बाद उसको नहीं मिली, सरकार को उसको ब्याज के साथ उसका पैसा देना चाहिए। उसको तो ब्याज के साथ पैसा नहीं दे रहे, लेकिन उसके जो खाते का पैसा है, आज सरकारी अधिकारी राजनीतिक लोग मिलकर के उसका ब्याज खाने का काम कर रहे हैं। एक इशू दारू का था, जो दारू दो जगह पकड़ी गई अलग अलग, पानीपत में पकड़ी गई, दूसरी आपके सोनीपत में जो दारू पकड़ी गई है उसके ऊपर उन्होंने एसआईटी का गठन किया है, एसआईटी का नहीं किया। एसआईटी का गठन भी जानबूझ करके नहीं किया गया, क्योंकि एसआईटी के पास बहुत सारी ताकतें हैं और एसआईटी में तीनों जो अफसर के नाम जिनके रखे जाते हैं वो तीनों इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी जांच करते हैं, और हो सकता है तीनों की कभी राय एक ना हो। इसलिए एसआईटी बनाई गई कि एक अधिकारी तो सरकार के दबाव में आकर के गलत फैसला ले सकता है, लेकिन दूसरा और तीसरा कहीं ना कहीं उसकी जमीन जाग जाएगी। एसआईटी का मतलब क्या है कि एक अधिकारी ने सरकार को रिपोर्ट करी, तो उस अधिकारी को तो 100% सरकार दबा करके अपनी मर्जी की रिपोर्ट लेगा। दूसरा जो है, जिस भूपेंद्र सिंह से शराब पकड़ी गई, जिसके पास लाखों रुपया नगद पकड़ा गया, अब तक सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई कहीं पे कि वो पैसा कहां से आया, वो रिवॉल्वर और पिस्टल जो पकड़े गए थे वो कहां से आए, वो लाखों रुपए की शराब जो वहां से निकली थी वो कहां से आई। जो रोजाना लाखों रुपए की शराब, करोड़ों रुपए की शराब हमारे प्रदेश में शराब की फैक्ट्रियों से निकल करके आई, उनके परमिट कहां से इशू है। मतलब उन सब चीजों के ऊपर कैसे पर्दा डाला जाए, उसके लिए भूपेंद्र सिंह नाम का जो व्यक्ति था, दैया जो था, कह दिया गया उसको हार्ट अटैक आ गया। नौजवान लड़का है, अगर कोई हार्ट अटैक आता तो फिर ये सिम्टम उसके पहले से होने चाहिए थे, फिर तो मेडिसिन पहले से चालू होनी चाहिए थी। कोई हार्ट अटैक नहीं है, कोई बीमारी नहीं है उसको बीमार किया गया इसलिए कि जब उसने अपनी जबान खोलनी शुरू करी, जब उसने बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट बताई, ये सब लोग इसमें शामिल है, इन सब लोगों ने मुझे अपनी कठपुतली बना रखा है, इन सबका पैसा मेरे पास है, इनका पैसा इनके पास जाता है हिस्से का, तब उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया। सरकार अपनी तरफ से बताए तो सही, रिमांड के दौरान क्या पूछा और क्या जानकारी हासिल की, उसको सार्वजनिक करे। उसको सार्वजनिक करने की बजाय उस पर लिपापोती की जा रही है कि एसआईटी को दे दिया, उसकी रिपोर्ट आएगी तब ये अपने आप सार्वजनिक हो जाएगी। इसीलिए अनिल विज जी ने सवेरे ये बात कही है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है अपने सेक्रेटरी को कि इस एसआईटी के पास भी एसआईटी जितनी पावर होनी चाहिए। अब तक तो उस मामले को भी इन्होंने गोलमाल किया हुआ है, अब तक तो कागजों में घूम रही है जो ये बनाया गया है जो सारा। तो मान के चलो कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हैं जो सीधे सीधे सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका सरकार के साथ बड़ा रिश्ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एसआईटी का ही गठन हो, और एसआईटी के गठन करके मैं तो कहता हूं टीसी गुप्ता जी को अपने आप को सरेंडर कर लेना चाहिए, हटा लेना चाहिए इससे। कल को उसके ऊपर इस बात की आंच आएगी कि सरकारी दबाव में आकर के उसने भी इस तरह की कोई रिपोर्ट पेश करी,
कोई सीनियर अधिकारी अगर कल कोई इस तरह की रिपोर्ट पेश करे जो सरकार की मनचाही हो, तो फिर मान के चलो लोगों का जहाँ सरकार से विश्वास तो खत्म हो गया, वहाँ इन अधिकारियों से भी विश्वास खत्म हो जाएगा। इसके लिए उनको विड्रॉ करना चाहिए। इसकी जांच एसआईटी से हो, एसआईटी की बजाय भी मैं तो ये कहता हूँ किसी सिटिंग जज से हो, ताकि सारी चीज सामने आए। कोई और आपने कोई अपनी तरफ से कोई आपका कोई 2-3 बातें हैं। गोदाम वाली बात जिनका नाम आपने किया है, ये मैंने बहुत स्पेसिफिकली पूछा था कि गोदाम में पहुंचाने का काम किसका है? जो किसान ने अपनी गेहूं बेच दी, मैं आपको नहीं मैं आपको उस पर बताता हूँ। मैंने ये भी पढ़ा तो उन्होंने जो जवाब उन्होंने कहा कि ये तो किसान का भी है, पार्टी का भी है, सरकार का भी है। मैंने तीनों को पूछा किस किस का है उत्तर, सरकार का, आड़ती का, किसान किसका है? उनको बेचारों को ज्ञान नहीं है ना इन बातों का, उनको पता ही नहीं उन्होंने किस दिन गेहूं बेची है। उनको क्या पता गेहूं कैसे पैदा की जाती है, गेहूं की बिजाई कैसे की जाती है, गेहूं में खाद कब डाली जाती है, स्प्रे कब की जाती है, कटाई कब की जाती है। उन्होंने किस दिन मंडी में जाकर के गेहूं बेची, ये काम तो मैंने किए थे। उनका तो दूर दूर का ही वास्ता नहीं रहा। वो तो कहीं खेत में जाकर के किन्नू तोड़ते हुए, किन्नू खाते हुए फोटोआं खिंचा सकते हैं। उनको यही पता नहीं किन्नू का बाग तुम्हारा है किसी और का। किसी के बाग में बढ़ जाते हैं, जाकर के होकर के फोटो खिंचानी शुरू कर देते हैं। कभी किसी के खेत में जाकर के नरमा चुगना शुरू कर देते हैं, कभी किसी के जाके कणक की कटाई शुरू कर देते हैं। अपना खेत का ही ध्यान नहीं है उनको, तुम्हारे खेत का है उसकी तो कोई जानकारी है तो मेरे पास है कि कितनी जमीन है, कहाँ है। ये तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने आकर के नाटक करते हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। मेरे पास जैसे मैसेज आ गया कि मैं अपनी गेहूं मंडी में लेके जाऊं। अगर मैं अपनी मंडी में गेहूं ले गया तो मैंने सरकार के कहने पे मंडी में गेहूं ले जाने का काम किया। अगर बारिश आती है, गेहूं भीगती है, तो फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं है। फिर मैसेज सरकार का मेरे पास है, जिम्मेवारी सरकार की है उस गेहूं की। अगर भीगे, खराब हो, कुछ भी हो, तो सरकार का पैसा किसान को हर हालत में दे, क्योंकि सरकार ने स्वयं उसको मैसेज देकर के बुलाया। लेकिन जिनकी गेहूं भीग जाती है मंडी में आने के बाद, तोलने के बाद भी, ढेरी लेने के बाद भी, फिर भी सरकार उसको उठाने की बजाय उस किसान को कहती है तो अपनी गेहूं वापिस दे। जो गेहूं के उठान के काम दिए हुए यहाँ पे, वो अपने चलते लोगों को दिए, 40% अभाव पे दिए गए। आप तसल्ली करो इस बात की, सरसा के अंदर जिसको गेहूं उठान का ठेका दिया गया, पिछले साल की तुलना 40% ज्यादा में दिया गया। फतेहाबाद में दिया गया, वो भी ऐसे ही, हिसार में दिया गया, वो भी ऐसे ही है। पूरे प्रदेश का देखोगे, और सारे इनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, कोई ठेकेदार नहीं है, सब इन्हीं की पार्टियों के लोग हैं। जेजेपी के, बीजेपी के, जेजेपी के, क्योंकि महकमा जेजेपी के पास है ना। जिस पे महकमा होगा वही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। अब हेल्थ मिनिस्ट्री में भी थोड़ा इनको हाथ लगाने दें, क्योंकि खरीद तो खरीद करता है ना, वो पॉपुलेशन के अंदर आता है, इसलिए दूसरा से भी खरीद रहा है, उसकी जाना खरीद है। अरे भाई, जो बोरी की ढुलाई, उठान, ये सारा मामला जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है। इसका जो है जिसको ठेका दिया जाता है, फूड सप्लाई, वो फूड सप्लाई करती है। और एक जो शराब वाला जो मामला है, शराब वाले मामले में मैंने बस स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि आबकारी विभाग ने अपने पास से 2 बार इन L1 के और L13 के गोदामों की जांच कराई, उसमें बड़ी भारी मात्रा में शराब कम मिली। हमने ये पूछा कि कितनी शराब कम मिली, वो कहते मैं तो नहीं बताता, ये मैंने तो एसीपी को बता दी, जिन तक नहीं बताऊंगा। जो शराब कब हुई है, मैं और तुम्हारे को कल क्या बता रहा था, जब बारी बारी ठेके खोलने की बात की जा रही थी, तब मैंने आपसे बताया था कि इनके पार्टनरशिप के ठेके हैं सारे के सारे पूरे प्रदेश के अंदर, आबकारी मंत्री के। हाँ, सब जगह इन्होंने अपनी कहीं बेनामी पार्टनरशिप रखी हुई है,
कहीं अपने मामा नाना के खाते से रखी हुई है, सब जगह है। मुझे हैरानी है कि अजय सिंह आकर के ये बयान देते हैं और कहते हैं कि भीम सिंह जी के जो उनके ससुर हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, उनके बारे में कहते हैं कि उनका कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, वो कभी शराब के ठेकेदार रहे। मुझे अजय सिंह से उम्मीद नहीं थी कि वो भी झूठ बोलने लगे अंदर के साथ। इससे बड़ा झूठ हो क्या होगा। उन्होंने राजस्थान में, हरियाणा में, सब जगह पे ठेके लिए हुए। ये तो राम सिंह ब्राड़ा जानते बैठे, इससे कुछ ये सबूत रहे तुम्हारा पत्रकार साथी है, क्यों राम सिंह जी तो फिर इसके संकोच है, जो काम जो करता है उसके बारे में बताना चाहिए। माइक बंद करके बता दो। मैं जो आपसे ऑफ से भी करना चाह रहा था कि L1 के और L13 की शराबी कमी बताई क्यों नहीं उन्होंने, जनता को क्यों नहीं बताना चाहते? वो सारी की सारी दारू इन्होंने 2 नंबर में निकाल करके लॉकडाउन के दौरान बेच दी और उस दारू को जो 100 रुपए की बोतल थी 300 रुपए में बेची है। और बात सुनने में आई है, आबकारी मंत्री का ये कहना है कि हम तो जो वैट होता है, जो भी टैक्स होता है शराब पे, वो डिस्टरी के समय पे ही ले लेते हैं, उसके बाद वो कहीं ठेके पर किसी भी रेट में बिके। ये 100% कानूनन जब कोई भी पॉलिसी बनती है उसके अंदर ये रखा जाता है कि इस दारू का रेट इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, उससे ज्यादा में नहीं बेच सकते। इसका मतलब आपने को छूट दे दी लोगों को लूटने की, आपने तो उनसे ले लिया और आगे उनको छूट दे दी भी तुम अपनी मर्जी रेट से बेच दो। ये कैसे संभव है? आज तो टूथपेस्ट भी अगर लेकर के आते हो उस पर रेट लिखा हुआ है, शराब की बोतल पे भी रेट होना चाहिए। यूपी में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में रेट है इस तरीके से, लेकिन यहाँ रेट नहीं, हरियाणा में। और तो हरियाणा में रेट इसलिए नहीं लिखे जाते भी, हमारे एक कहावत है, बोले मामा का ब्याह और माँ का हाथ नाल दो, वो है। आपका धरना कहाँ होगा? 2 तारीख को जिस सड़क पे भी जाता हूँ उसी मंडी में बैठ जाऊँ।